अस्सलामुअलैकुम। एक नए शो के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नादरीन, आज मेरे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट इम्तियाज गुल साहब एक मरतबा फिर इस प्रोग्राम में शामिल हैं। इम्तियाज साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द शो। जी शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इम्तियाज साहब, मैं स्ट्रेट टॉपिक पर जाऊंगा कि पूरी दुनिया में बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। और हमेशा पाकिस्तान में जब हम बैठे हैं या पाकिस्तान के जाविये से हम जब दुनिया को देखते हैं तो हमें अपने बहुत सारे दोस्त भी नजर आते हैं, बहुत सारे ऐसे जो कि फ्रेनिमीज जिन्हें हम कहते हैं, और बहुत सारे ऐसे जो कि हमारे एनिमीज की कैटेगरी में हैं। तो जो पाकिस्तान के दोस्तों की फहरिस्त है वो गुज़श्ता चंद सालों में अच्छी खासी सुकड़ती रही है। चाइना एक ऐसा दोस्त है हमारा जिसके ऊपर पाकिस्तान ने हमेशा रिलाय किया है। हालिया दिनों में पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने चाइना का विजिट भी किया, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। फिर उसके बाद टर्की के सदर आए, उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन मैं आपसे ये पूछूंगा कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात की इस वक्त नौयत क्या है, एक ऐसे दौर में कि जब दुनिया बदल रही है, डोनाल्ड ट्रंप की दुनिया है। जी अस्सलाम वालेकुम एक बार फिर, और सबको वालेकुम। सलाम। बुनियादी तौर पे देखें, हर चीज़ की एक शेल्फ लाइफ होती है, चाहे कोई जानदार चीज़ है या गैर जानदार है। एक ज़िंदगी का उसका लाइफ स्पैन होता है। तो पाकिस्तान की जो ज़िंदगी है बहैसियत एक रियासत के, वो बड़े अरसे तक ये जियो पॉलिटिक्स के साथ जुड़ी रही है। यानी दो बड़े अमरीकी प्रोजेक्ट थे अफ़गानिस्तान में, दो जंगें थीं। उसकी वजह से पाकिस्तान की क़यादत जो है वो अपने एक हसार में रही है। कभी उन्होंने हसार से बाहर निकल के इसको बतौर रियासत डेवलप करने का मैं नहीं समझता कि बहुत काम किया। इसीलिए हम बार बार ये कहते हैं कि इस वक्त भी पाकिस्तान में जो गवर्नेंस रिजीम है, जो हमारा हुकूमतकारी का निज़ाम है, वो 19वीं सदी का है। वो निज़ाम है जो कि हमारे बरतानवी हुक्मरानों ने 1947 तक बरकरार रखा, जिसके ज़रिए उन्होंने ताकत के ज़ोर पे यहाँ पे हुक्मरानी भी की। अब चीन के साथ भी हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे बिलाशुबा। फिर सीपैक आया। उसके बाद से जो उनको आइडिया नहीं था पाकिस्तान को करीब से देखने का। हम्म। जब सीपैक के तहत बहुत करीबी ता, ताउन का सिलसिला शुरू हुआ, आ, उसमें फिर उनको अंदाज़ा हुआ कि और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ी सी मैं पीछे चला गया हूँ, क्योंकि मैं तो खुद बराह रास्त 2008-9 से चीन के साथ आना जाना हमारा लगा रहा, बातचीत रही। उनको सी पैक में 2015 के जो मुआहदे हुए उसके बाद एहसास हुआ कि जब पाकिस्तान तो 4 सूबों पर मुश्तमिल एक मुल्क है। पाकिस्तान हम्म। के 4 सूबों में अक्सर होता है 4 मुख्तलिफ हुकूमतें होती हैं। उनको ये भी एहसास नहीं था कि पाकिस्तान में बुनियादी तौर पे फैसले जीएचक्यू करता है, हम्म। यानी पाकिस्तान की फौज करती है। फिर उनको ये भी पता नहीं था कि असल में फैसले तो फौज कर लेती है, अमल दरामद चूंकि सिविलियंस ने करना होता है। तो वो एक हमेशा से एक दरार रही, एक डिस्पैरिटी रही। तो वो करते करते जो 7 साल गुजरे हैं उसमें जो हमारा अपना ख्याल है कि 2024 में एक बड़ा वाकया हुआ, जो दासू में हमला था, बल्कि इस साल के शुरू में था, मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा, जो दूसरा बड़ा हमला था। 24 में था जी, हाँ बिल्कुल। और उसके बाद फिर कराची एयरपोर्ट पे हमला हुआ। जो चीनी प्रोजेक्ट पे काम करने वाले लोग थे, वो जब वापस आ रहे थे, तो उन पे हमला हो गया। तो मैंने उस वक्त कहा था, लिखा भी था कि ये एक वाटरशेड वाकया है पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात के दरमियान। क्योंकि मुसलसल 4 ऐसे ये बड़े वाकयात हुए। दासू पे 2 हमले थे, फिर कराची यूनिवर्सिटी के बाहर हमला, फिर कराची एयरपोर्ट पे इनकी कार पे हमला। तो ये वाटरशेड का मतलब होता है तारीख साज वाक़े, इस लिहाज से कि वहाँ पे चीन की हुकूमत को, चीन के सिक्योरिटी एहलकारों को ये कहने का मौका मिला, और वो बजा तौर पे कि आप लोग एसओपीज़, यानी जो शराइत कार तय हुई होती हैं, जो तरीक़ाकार कि हमने आपकी सिक्योरिटी को कैसे महफूज बनाना है, उससे रूगर्दानी। वो बार बार ये कहते हैं कि देयर इज़ अ डेविएशन फ्रॉम दी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। तो जो उसकी पहले वजह से से तय हुए थे। जी जी। तो और चारों वाकयात में
जितने भी बड़े वाक़या उसमें ये हुआ कि आपने जो तयशुदा तरीक़ाकार था सिक्योरिटी का, उससे रूगर्दानी की। हम्म। अब वो चीनी अंधे भी नहीं हैं, बहरे भी नहीं हैं, वो अब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमलन वो बन गए हैं। चीन का वो अमेरिका के मद्दे मुकाबल खड़े हो गए हैं। तो हमारे लोग बार बार ये कहते थे कि जी इंशाल्लाह आइंदा नहीं होगा। अभी जब जून 2024 में हमारे वजीर आज़म गए चीन के दौरे पे, तो वहाँ चीनी सरमाकारों के साथ जो बातचीत वो कर रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि आप फिक्र ना करें, हम आपकी खातिर अपना खून बहा देंगे, हम अपने सीने पे गोली खाएंगे आपको बचाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि खुदा के लिए ये खून ना ना करें। बहाएं, खुदा के हम्म। लिए अपने सीने पे गोली ना खाएं, गोली हम्म। को रोकने की पेशबंदी करें। बिल्कुल। ये जो मैसेज था ना वो ये था। तो इस वजह से गुज़िश्ता आठ 10 महीने से ताल्लुकात में ये दरार पड़ी है सिक्योरिटी के मामलात पे। आप चूंकि कह रहे थे कि इस वक्त ताल्लुकात की नौयत क्या है, ताल्लुकात अब बिजनेस टू बिजनेस तक, दे हैव गॉन डाउन टू बिजनेस। मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। जो ML1 जो ट्रेन का प्रोजेक्ट था जो ट्रेन का था। कराची से पेशावर आना था, वो अब महदूद होकर रह गया सिर्फ कराची हैदराबाद तक पहले फेज में। अच्छा। वो कोई कराची एक सौ हैदराबाद पचास बस। कोई 150-60 किलोमीटर का वो ट्रैक होगा नया। और उस पे भी अभी भी टेक्निकल फिजिबिलिटी वगैरह की बातचीत हो रही है। तो वो जो इंतहाई सर सरगर्मी थी, गर्मजोशी थी सी पैक के तहत, वो मामला अब खत्म हो गया है। अभी सवाल ये है कि यानी हमने तो ये सुना था कि जो उसके वो जिन्हें कहते हैं अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट्स थे, जिसमें कि उनके स्पेशली तवानाई के शोबे में बड़ी इन्वेस्टमेंट की गई, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की गई। फिर था कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनेंगे, उनमें से भी कोई प्रोग्रेस उन पर भी नहीं हो सकी। फिर कहा ख्याल था कि यहाँ पर इंडस्ट्री आएगी, चाइनीज यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करके दुनिया पर बेचेंगे, वो भी कुछ नजर नहीं आया। तो ये जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, ये कहाँ खड़ी है फिर? देखें, हमें इसको थोड़ा सा तकसीम करना चाहिए। कोई 26 अरब डॉलर की, तकरीबन 25 अरब डॉलर की बराह रास्त सरमाकारी हुई, और वो ज़्यादातर हमारे जो बिजली घर थे और इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ सड़कें उसमें बनी हैं। आ, और कुछ मेरा ख्याल है गवादर की पोर्ट पे कुछ नई सहूलियात के लिए सहूलियात में इजाफा किया गया उसके तहत। गवादर एयरपोर्ट उसमें शामिल नहीं है। तो अच्छा। बिजली के तकरीबन तमाम मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं। शाहराहों की जो तामीर है वो भी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, जिसको कहते हैं सी पैक फेज़ 1। उसके हम्म। तहत अक्सर जो मंसूबे हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। मसला उनके मुकम्मल होने का नहीं है, मसला है कि उन मंसूबों के बाद क्या पाकिस्तान उनसे जुड़े हुए जो पैसे थे, क्योंकि ये सी पैक के तहत ये मंसूबे लगे तो सही, लेकिन बुनियादी तौर पे ये सी पैक के तहत सरमाकारी के मंसूबे थे, कमर्शियल लोन्स थे। उसका ज़ाहिर है हमने पैसे वापस भी करने हैं, उस पर सूद भी हम्म। अदा करना है। फिर जो IPPs जो इनके तहत लगे थे, कोई चीनियों के साथ हमने जितने भी मुआहदे किए उसके तहत कोई 8-9 हज़ार मेगावाट नई बिजली के मंसूबे हमने लगाए थे। उनका गर्दिशी कर्जा जो है अभी तक मसला बना हुआ है। हर हर वक्त तकरीबन 450-500 अरब रुपए गर्दिशी कर्जा चीन की कंपनियों को हमने देना होता है। वक्त पे वो यहाँ से पैसे नहीं निकलवा सकते, जिसको कहते हैं ना प्रॉफिट रिपेट्रिएशन, कि आपको यहाँ पे पाकिस्तान में मुनाफा हुआ और यहाँ से आपने फिर बाहर निकालना चाहते हैं, अपने मुल्क को भेजना चाहते हैं। गुज़िश्ता 2 साल से जब से इमरान खान की हुकूमत का ख़ात्मा हुआ, अदम सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम आ गया, उसकी वजह से फिर आपको पता है ज़र मुबादला की बाहर भेजने पे बहुत पाबंदियाँ भी लगी। तो उसका बहुत बड़ा नुकसान चीनी कंपनियों को भी हुआ, वो भी हम्म। शिकायतें अपनी जगह हैं। तो जब आप एक मुल्क से अपना मुनाफा, अपने पे लगे हुए पैसे नहीं ले जा सकते, और उसमें मिसाल के तौर पे 50 कंपनियां अगर उसमें इन्वॉल्व हैं, मुख्तलिफ उन्होंने प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो 50 आपके खिलाफ मनफी शिकायत हैं, बिल्कुल। 50 नेगेटिव स्टोरी। तो नेगेटिव स्टोरी की मौजूदगी में आप आला तरीन सतह पे कहते रहें कि जी ये दिस इज ए टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप, हायर देन हिमालय, स्वीटर देन हनी, वो जो मर्जी कहते रहें, लेकिन निचले लेवल पे वो लोग जो इस दो तरफा ताल्लुकात के हरकारे हैं, पॉन्स हैं, और जिन्होंने इम्प्लीमेंट करना होता है ऑन ग्राउंड, अगर
وہ خوش नहीं हैं, तो जाहिर है ऊपर तक आपकी बात जाती है, आप नहीं, आला हाँ तरीन वो, क़यादत। ठीक है, तो लेकिन इसीलिए हम्म, इसीलिए एक और छोटी सी मैं बात करता हूँ जी कि जी। जो मैंने कहा ना कि हमारे जो लीडर हैं पाकिस्तान के, वो बातें ज़्यादा करते हैं, और ये चीनियों की शिकायत है, बातें ज़्यादा करते हैं काम कम करते हैं। फिर गुज़श्ता साल नवंबर में एक सेमिनार में बहुत ही नाखुशगवार वाक़या हुआ, जी हाँ। जब आपको हम आपके नाजरीन एम्बेसडर को ने। बता सकते हैं कि इसहाक डार ने उस मौके पे एक बात कही। और इमेजिन करें कि एक ये नायब वजीर आज़म भी है इस वक्त, कहते हैं मैं वजीर खारजा भी हूँ, और डी फैक्टो दरअसल वजीर ख़जाना भी वही हैं। तो उन्होंने बिल्कुल। स्टेज पे खड़े होकर भरी महफिल में ये कहा कि हमें शी जिनपिंग ने मीटिंग में बताया कि अगर हमारी दूसरे मुल्कों में हमारी शहरियों को कोई ख़तरा पेश आता है तो हम वहाँ से वापस आ जाते हैं। पाकिस्तान हमारे लिए एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे जैसा भी होगा हम आपके साथ खड़े रहेंगे। अब तसव्वुर करें कि शी जिनपिंग की इस बात को इसहाक डार एक पब्लिक सेमिनार में बात करें, तो इसके ऊपर फौरन उनका सफ़ीर उठ के आया। उसने कहा कि अ, हमारे सदर के लिए हमारे हर एक 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 शहरी की ज़िंदगी अजीज़ बहुत है, आम। और वो इस तरह नहीं कह सकते। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? जाहिर है वो एक कौम परस्ती के उसमें उसने आके कही कि हमारे सदर से आप ऐसी बात एट्रीब्यूट ना करें। वो शायद उन्होंने प्राइवेट गुफ्तगू में की होगी, जब नवाज शरीफ इसहाक डार राइट साहब राइट राइट। इकट्ठे गए हुए थे। इन्होंने आके पब्लिक में बात कर दी, तो इसलिए पब्लिक में ही उन्होंने आके उसकी तरदीद की। जवाब भी दे और दिया। मजे, और हमारे मुल्क का आप ये हाल देख लें, हमारी वजारत खारजा का भी, कि उसमें बाकायदा एक एहतजाजी नोट निकाला गया वजारत खारजा से कि सफ़ीर ने बड़ी गैर सिफारती हरकत की है, आके हमारे नायब वजीर आज़म की बात की तरदीद करके। यानी तसव्वुर करें कि इस मुल्क में कोई एक घेरा लगाने को तैयार नहीं है। उस मुल्क ने आपको 25 अरब डॉलर दिए, उसके अलावा कोई 10-11 अरब डॉलर के कर्जे उन्होंने दिए हुए हैं, उन्होंने कैश डिपॉजिट दिया हुआ है। ठीक है, भले वो उस पे अपना सूद वसूल करते हैं, लेकिन आपको तो सूद पे भी कोई कैश डिपॉजिट कोई देने नहीं को देता, तैयार नहीं आप एतबार नहीं करता। लेकिन ये जो 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 ताल्लुकात को इतना ज्यादा, यानी ये काफी ज्यादा नीचे चले गए हैं, इनमें मामलात काफी खराब नजर आ रहे हैं। जो अभी जरदारी गए थे, और उनका एक चाइनीज टेलीविजन के साथ जो इंटरव्यू आया था, जिसमें कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जरदारी साहब को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उनसे क्या पूछा जा रहा है। और वो कोई सवाल एक होता था, जवाब कुछ और आ रहा था। यानी ही बिकेम अ लाफिंग स्टॉक। आप क्या समझते हैं कि जरदारी साहब के इस दौरे ने पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात में कुछ मजीद इनको नुकसान पहुंचाया कि फायदा पहुंचाया? क्योंकि चाइनीज किस हद तक सीरियसली लेंगे पाकिस्तानियों को, कि अगर उनका सदर जो है वो एक छोटी सी बात को नहीं समझ पाता, ये क्या सीरियस नेगोशिएशंस करेंगे? चलें, आपको मैं इस हवाले से दो बातें बता देता हूँ, जी आप जी। और भी खुश होंगे। अम, अव्वल तो बात यह है कि सदर को दूसरे एशियाई सरबराहान हुकूमत और सरबराह ममलिकत के हमरा दावत दी गई थी सरमाई गेम्स के लिए चीन में। ठीक है, बिल्कुल जिस राइट। तरह बाकी एशियन गेम्स थी हैं, विंटर गेम्स जिसको कहते हैं। जी तो हाँ। ये कोई ऐसा दौरा नहीं था कि ख़ास तौर पे जरदारी को बुलाया गया। दूसरी बात, सदर जरदारी के पास कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है। हम्म, तीसरी बात, वो इस वक्त ऐसी जहनी कैफियत में नहीं है कि बाकायदा कोई एक बड़े स्टेट्समैन के तौर पे हुकूमती मामलात जाके नेगोशिएट कर सकें। चौथी बात, उनके दौरे के बाद अभी चंद दिन पहले ही इस ऐवान सदर में एक तकरीब हुई, और उसमें उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त तजवीज़ पेश की। आप अच्छा महजूज होंगे इससे। अव्वल तो ये कि वो उनकी लिखी हुई तकरीर थी, वो पढ़ नहीं पा रहे थे, एक फ़िक्रा भी उन्होंने कोहेरेंटली अल्फाज उनको पिक करने में मुश्किल हो रही थी, तो एक 2 मिनट उन्होंने लिखी हुई तकरीर पढ़ी, फिर बाद में तकरीर साइड पे रख दी। अच्छा। साथ में उन्होंने कहा कि मैंने ख्वाब देखा था गवादर गवादर का और सी पैक का, तो वो अब पूरा हो रहा है। हालांकि सबको पता है कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वन बेल्ट वन रोड के नाम से आया था, वो टोटली चीनियों ने इसको बिल्कुल। मूट किया था। और 2006 में उस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ के ज़माने में कहा गया था कि हम ये लोग चीन गवादर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें राइट। जरदारी उस थॉट को आगे लेके गए थे। हम्म। लेकिन मज़े की बात जो उन्होंने कही, एक और ख्वाब उन्होंने अपना बयान किया
کہ جی। میرا خواب ہے کہ میں تاجکستان سے بلوچستان کے لیے پانی لے کے آؤں. ہے نا مزے کی. تاجکستان سے؟ تاجکستان سے بلوچستان کے لیے پانی لے کے آؤں، یہ ایک میرا خواب ہے. میں نے یو اے ای میں کسی سے فیزیبلٹی کی بات کی تھی، انہوں نے فیزیبلٹی کے لیے پیسے دیے. اب میں نے یہ معاملہ چینیوں کے حوالے کر دیا ہے. تو کین یو امیجن اس قسم کی ذہنی حالت کے ساتھ یہ صدر صاحب، اور اس دوران انہوں نے بڑی عجیب و غریب باتیں کی جس کا سر پیر نہیں تھا. تو تو اب تاجکستان کے پاس اپنا ایک ڈیم ہے، لیکن درمیان میں ایک دریا ہے جو کہ تاجکستان افغانستان کو علیحدہ کرتا ہے. یعنی بالکل. تاجکستان، تو کیا ہم دریا کے نیچے سے ٹنل اور بنا کے لائیں گے؟ تاجکستان جو جس دریا کا پانی استعمال کرتا ہے، اوکسس یا آمو دریا، وہ تو اوریجنیٹ ہی افغانستان میں ہوتا ہے. اور تو اس کے علاوہ ان کے اپنے مسائل ہیں. اوکے، بالکل. ازبکستان تاجکستان اور افغانستان کے پانی کے پہلے ہی بڑے مسائل ہیں. بہت زیادہ اور مسائل، بے شک. اور تاجکستان چونکہ خود کوئی 80-85% پہاڑوں پہ مشتمل ہے، تو بالکل. وہاں پہ تو اپنا ان کا پانی کا مسئلہ ہے. کچھ ڈیم انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، لیکن رائٹ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اب آمو دریا کے نیچے سے، ہاں اگر وہ سرنگ بنا کے لے آئیں اور 1200 سے 1250 کلومیٹر کی ٹنل نہیں، بنے گی بلوچستان میں پانی لانے کے لیے، تو یہ جناب ہمارے صدر مملکت ہیں بس. صدر ممالک کا خیالات ہیں. لیکن ایک چیز اور جو میری سمجھ سے بالاتر ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان اور چائنا کے ریلیشنز یعنی ڈاؤن گریڈڈ ہیں، حالت نزا میں ہیں، یا دے آر آن اے بیٹر ٹریجیکٹری؟ دیکھیں، اس میں ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پاکستان کی حیثیت چین کے لیے اس خطے میں وہی ہے جو بھارت کی حیثیت ہے امریکہ کے لیے، جو اب تک تھی. اب معلوم نہیں ٹرمپ کیا کرتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ یہ چونکہ ایک ایسا علاقہ ہے جو کہ اسٹریٹجیکلی بار بار وہ ہمارے توق میں یہ گلے میں یہ توق پڑا ہوا ہے کہ بڑا اسٹریٹجیکلی لوکیٹڈ جی علاقہ ہاں. ہے. تو چین اس علاقے سے ڈس انگیج نہیں کرے گا. چین کی مجبوری ہے، قطع نظر اس کے وہ 25-30 ارب ڈالر انہوں نے لگا دیا، ان کے لیے تو پینٹس ہے نا. ان کی اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ان کے بالکل. لیے حیثیت ہے 25 کروڑ کے ایک ملک کی، جو کہ ہمسایہ ہے 1.4 ارب کی آبادی والے بھارت کا، لیکن جو ہمسایہ ہے ایران کا، ہمسایہ ہے افغانستان کا. تو لہٰذا اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے وہ کبھی بھی چینی جو ہیں اس علاقے کو صرف امریکہ کی خاطر نہیں چھوڑیں گے. چھوڑیں گے، ٹھیک. وہ ان کا جو کنفیوشن فلاسفی یہ ہے کہ آپ کے راستے میں جو بھی رکاوٹ آئے، آپ رکاوٹوں کو عبور کرنے کی کوشش کرتے چلے جائیں، اپنے سفر سے پیچھے نہ ہٹیں. واہ. یہ بڑی چین کا فلسفہ ہے، یہ جس فلسفہ کے ہے. تحت وہ کاربند ہے. لوگوں نے بڑا کہا کہ جی چین یہاں سے چلا جائے گا، نہیں، وہ جانے مانے والا کوئی نہیں جانے ہے. والے نہیں ہیں. جو ٹھیک. خوش نہیں ہونا ٹھیک. چاہیے، صرف یہ کہ ہم بہت فائدہ اٹھا سکتے تھے، بہت زیادہ فائدہ کہ ہم اٹھا نے سکتے اٹھایا نہیں. تھے، لیکن اٹھایا نہیں. مجھے یاد ہے 2019 میں میں نے 2020 میں میرا خیال میں نے ایک چینی سفیر تھے یہاں رہ کے گئے تھے، تو بیجنگ میں چونکہ عمران خان نے جانا تھا، ہاں 2019 کی بات ہے، عمران خان جا رہے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ جی وہ MLN-1 پروجیکٹ ہے، اس کے لیے 7-8 ارب ڈالر کا وہ منصوبہ ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ پاکستان کو پیسے آپ دے سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بردر، 8-9 بلین ڈالر از پینٹس. اچھا. صرف آپ اپنے لوگوں کو کہیں کہ تیاری کر کے آئیں. ہم، وہ تیاری آج تک نہیں ہو سکتی. آج تک نہیں ہو اور سکی. درمیان میں پھر کووڈ آ گیا، کووڈ نے ڈسرپشن کر دی، تو ظاہر ہے پھر چین کی بھی ترجیحات بدل گئی، کیونکہ مختلف انہوں ہو نے تو گئی. دنیا کو اس کے ساتھ چلنا ہے. دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہے. صرف پاکستان تو ان کی ترجیح لسٹ میں ٹاپ پہ ہے، لیکن صرف پاکستان کی خاطر وہ اپنے اقتصادی معاملات تو برباد نہیں کریں گے نا. بے شک. اور ساتھ ہم ٹائم بھی بس ہمارا تقریباً ختم ہونے والا ہے. ایک آخری جو نقطے پر میں آنا چاہتا تھا وہ ظاہر ہے چائنا کا تو یہاں پر انٹرسٹ ہے، رہے گا، ایگری وتھ یو. یہاں سے وہ کبھی بھی اپنے انٹرسٹ کے خاطر نکلیں گے نہیں. فرسٹریشنز ان کی رہیں گی. لیکن ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اس وقت بالکل آؤٹ آف فوکس ہیں. یعنی آپ دیکھیے کہ ہمیں عرب جو ہیں ان کے ہمیشہ سے پاکستان پر بہت انفلوئنس رہا ہے. ایران کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ ہمیشہ سے کمپلیکیٹڈ تھے، لیکن اس وقت تو مجھے لگتا ہے بالکل بیک برنر پہ گئے ہیں. کہاں ہیں پاکستان اور ایران کے تعلقات اس وقت؟ وہ اچھے نہیں ہیں. دیکھیں روایتی طور پہ وہ شیعہ سنی جو کانفلکٹ ہے
اس کی وجہ سے یعنی ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو اختلافات رہے ہیں شروع سے، آ، سینکڑوں سالوں سے، بے شک ہاں۔ اس کی ریفلیکشن ایک ہمیں پاکستان میں بھی ملتی ہے۔ پاکستان روایتی طور پہ سعودی عرب کے قریب رہا ہے۔ پاکستان کو سعودی عرب نے روایتی طور پہ مالی امداد بھی کی ہے، جی ہے۔ ڈیفرڈ پیمنٹس پہ تیل بھی دیا ہے، اگرچہ اس پہ ہمیں سود بھی ادا کرنا پڑتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پھر ہمارے مسلسل جتنے بھی سربراہان فوج آئے ہیں، انہوں نے بھی خدمت کی ہے، قریبی تعلقات رکھے سعودی بالکل۔ حکمرانوں کے ساتھ۔ تو وہ ایک بنیادی وجہ نزاع ہے ہماری کہ پاکستان سنی کیمپ میں ہے۔ پھر اس کے علاوہ چونکہ سنی کیمپ جو ہے پاکستان سے باہر، وہ روایتی طور پہ امریکہ کے بہت قریب رہا ہے، ہاں بالکل۔ تو اس کی وجہ، اور وہ تمام پھر بلاک جو ہے وہ ایران کے خلاف ہے۔ رائٹ۔ لہٰذا ایران کے ساتھ تعلقات جو ہیں اس کی خواہش صرف اسی صورت میں پوری ہو سکتی ہے جب پاکستان ایک آزاد خارجہ پالیسی رکھے، پاکستان اقتصادی طور پہ مستحکم ہو، اپنے فیصلے وہ خود کر سکے، تو تب کہیں جا کے وہ امریکی یا سعودی پریشر کے سامنے تھوڑا سا کھڑا ہو کے اپنی پالیسی اختیار کر پائے گا۔ ورنہ تو بالکل آئی ایگری ود یو کہ اگر پاکستان اکنامکلی اسٹرانگ نہیں ہوگا تو کسی کے سامنے بھی نہیں کھڑا ہو سکتا، اور ایران کے ساتھ تعلقات پھر اس کا مطلب یہی ہوا کہ کمپلیکیٹڈ ہی رہیں گے، اور بس چلتے ہی رہیں گے، اس میں کوئی بڑی امپروومنٹ نظر نہیں آئے گی۔ میرا خیال ہے وی آر آؤٹ آف آور ٹائم۔ امتیاز صاحب، تھینک یو سو مچ بہت فار شکریہ۔ گیونگ اس ٹائم، اور بہت انسائٹ فل ڈسکشن رہی آپ کے ساتھ۔ ناظرین، جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ امتیاز گل صاحب کا ایک بہت اعلیٰ چینل ہے، میں خود ان کو بہت ریگولرلی فالو کرتا ہوں۔ اگر آپ ان کو نہیں فالو کرتے تو آئی ویری اسٹرانگلی ریکمینڈ یو کہ آپ ضرور فالو کیجئے، کیونکہ یہ ہمیشہ ان کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے۔ میں ان سے ہمیشہ بہت کچھ سیکھتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی ان سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔